जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बड़े ही उत्साहित आप सभी होंगे। निश्चित ही एक वजह आप सभी ने इस परीक्षा की तैयारी को करने के लिए रखी होगी, क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो किसी ना किसी वजह के साथ ही करते हैं। तो शायद तैयारी करने वाले के लिए क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है कि इस बार निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन क्यों लेना है? तो बहुत सारी वजहें हैं उसकी, कि पहले तो अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। और अगर आप मिडिल क्लास से हैं, और मैं मानता हूं कि होंगे ही मिडिल क्लास से, तो फिर किसान परिवार के बेटे बेटियां होंगे आप, और किसान परिवार के बेटे बेटियों पर तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उन सभी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी ने यह ठाना होगा कि मैं इस भर्ती परीक्षा में निश्चित तौर पर सिलेक्शन लूंगा। और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जब हम किसी चीज के बारे में ये सोच लेते हैं कि मैं इस काम को कर लूंगा, तो 50% बाजी हम जीत चुके होते हैं। बाकी आप सभी, मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। मतलब आप अपनी मेहनत को हमेशा आंकना पहले दिन की मेहनत से। आपने लगभग सारी क्लासेस ली होंगी, तो जितनी क्लासेस आपने ली हैं, जितने मन से आपने क्लासेस ली हैं, जितने साफ साफ आपने नोट्स बनाए हैं, जितनी मेहनत से आज आपने सारी क्लासेस का वेट किया है, पढ़ाई की है, क्या यही मेहनत आप अगले दिनों में भी कर रहे हैं? यही आपका आकलन होगा, खुद का आकलन होगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, मेरे यानी धर्मेंद्र के साथ। और हम लोग इस क्लास में मिलकर सीखेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी को। तो बगैर देर किए हुए सबसे पहले हम सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं, और वो है आपका सिलेबस। और पहले हम एक एनालिसिस देख लेते हैं कि आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई में लगभग कितने कितने क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं, क्या इस विषय की महत्वता है, कितना हमें इस पे ध्यान देना होगा, ये हमें पता लगेगा जब हम एक अच्छा एनालिसिस कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त आ जाइए एक बार। सभी को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नाम आप सभी के बड़ी तेजी से चल रहे हैं, तो सभी के नाम लेने में मैं असमर्थ हूं। बाकी आप सभी जानते हैं कि आप आरडब्ल्यूए के जिगर के टुकड़े हैं, तो आप सभी आरडब्ल्यूए के दिल में रहते हैं। चलो, तो ये देखिए आरपीएफ, कांस्टेबल और अगर मैं देखूं एसआई में जो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद हम देखें कि कितने कितने प्रश्न आए हैं, तो आपकी जीएस 50 प्रश्नों की रहेगी, जिसमें से साइंस आपकी तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चंस आपके साइंस में आने हैं। जिसमें से देखिए, अगर मैं देखूं, मुझे कांस्टेबल के 2 पेपर मिले। कांस्टेबल का पेपर मिला 2019 का, एक मिला 2 फरवरी का और एक मिला मुझे 4 फरवरी का। तो 2 फरवरी वाले एग्जाम में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 4 फरवरी के एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं एसआई की देखूं तो मुझे 2019 के 3 पेपर मिले, जिसमें से 2 पेपर 5 जनवरी के हैं, एक शिफ्ट 1 का है, एक शिफ्ट 2 का। तो 5 जनवरी शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन, 5 जनवरी शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आरपीएफ एसआई 6 जनवरी का मुझे पेपर मिला, जिसमें 4 क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे गए हैं। तो यहां से अगर हम एक एवरेज निकालें तो एसआई और कांस्टेबल में ही औसतन हम मान सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरे हिसाब से 120 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हमें इन 4 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताऊं, तो किसी भी भर्ती परीक्षा में जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं 1 नंबर कम होने की वजह से, उनकी संख्या भर्ती की तुलना में लगभग 10 गुना के आसपास होती है। तो 1 नंबर से लगभग भर्ती की संख्या में 10 गुने बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो यहां तो 4 क्वेश्चंस की बात है, तो 4 क्वेश्चंस वाकई अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर रखते हैं। अभी हम और थोड़ी सी 1-2 चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो जरूरी है। शुरू की क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के सारे डाउट इस पहली क्लास में ही खत्म हो जाने चाहिए, ताकि आगे से हम प्रॉपर पढ़ाई पे फोकस कर सकें। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं कम से कम उनको तो देखेंगे। अच्छा, यहां पे अगर मैंने देखा कि स्तर क्या है क्वेश्चंस का, अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल जो है, देखो फिजिक्स में ना 2 लेवल होते हैं। एक मैं कहूंगा आपका मीडियम सा लेवल रहता है, जिसको हम नॉर्मल लेवल कहेंगे, और एक थोड़ा सा अपर लेवल रहता है। तो नॉर्मल लेवल होता है आपका जो कांस्टेबल में अक्सर पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी जीडी हो गई।
और एक अच्छा लेवल होता है जो एएलपी में पूछा जाता है, टेक्नीशियन में पूछा जाता है, आपका एयरफोर्स में पूछा जाता है, एनडीए में, उसको मैं अपर लेवल कहता हूं। तो इस परीक्षा का स्तर बिल्कुल भी मैंने देखा एएलपी टेक्नीशियन जैसा नहीं है, एयरफोर्स एनडीए जैसा नहीं है। इस परीक्षा का स्तर बिल्कुल कांस्टेबल जैसा स्तर है। तो अगर स्तर सामान्य है तो आप सभी को सीखने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो सीखने में इसको कोई समस्या नहीं होगी। क्या हम इस क्लास को करके एएलपी और टेक्नीशियन की एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा निकाल सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर आपका एक क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दे दूं कि कोई भी आप कांस्टेबल स्तर की वो परीक्षा केवल इस क्लास से निकाल सकते हैं जिसमें साइंस स्पेशली ना हो। साइंस स्पेशली का मतलब जैसे एएलपी और टेक्नीशियन में आप देखेंगे तो साइंस का सिलेबस अलग से दिया हुआ है। तो एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा या एनडीए एयरफोर्स की परीक्षा आप इस क्लास से नहीं निकाल सकते हैं। आप केवल उस परीक्षा को निकाल सकते हैं जिसमें साइंस आपकी जीएस के अंदर आ रही हो। ठीक है। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमें लगभग 11-12 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका मात्रक यूनिट्स रहेगा, दूसरा मापन रहेगा, तीसरा गति रहेगा, चौथा गति के नियम लॉज ऑफ मोशन, पांचवा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर, और अगला आपका रहेगा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन घर्षण नहीं होता है, ग्रेविटेशन है आपका गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रेशर रहेगा, फिर हम साउंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम हीट एंड टेम्परेचर पे बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, उसके बाद मैग्नेटिज्म, और अंत में हम प्रकाश से एक शानदार चैप्टर से इस पूरी क्लास की समाप्ति करेंगे। कितनी क्लासेस लग जाएंगी? तो इसमें तकरीबन जो क्लासेस की संख्या रहेगी, मुझे तकरीबन आपकी 20 से 25 क्लासेस चाहिए होंगी। 20 से 25 क्लास मुझे आपकी चाहिए होंगी। 20 से 25 क्लासेस चाहिए होंगी। दिन कितने लगेंगे? तो तकरीबन 1 महीने का समय इसमें लगेगा, क्योंकि रविवार आपका छुट्टी भी रहेगी। तो 1 महीने हम लोग 20 से 25 क्लासेस में फिजिक्स को सीख रहे होंगे। ठीक है। तो आप सभी के जो भी डाउट होंगे बीच बीच में वो मैं आप सभी के लेता रहूंगा। अब हम करते हैं क्लास को शुरू। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर हाँ तो एक बार जय हिंद बोल देंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सभी पूरी तरह तैयार हैं इस क्लास को सुनने के लिए। सभी एक बार बोलेंगे जय हिंद। एनटीपीसी और ग्रुप डी बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, मैं कह चुका हूं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में साइंस अलग से पूछी जाती है, स्पेशली पूछी जाती है, तो उसमें हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल बिगिनर की तरह पढ़ाना। देखिए, अभी तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें इस क्लास में नहीं करूंगा कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ाऊंगा। बस आप आज की क्लास ले लो, और उसके बाद अगर आपको कोई भी कमी लगे तो मुझे आप क्लास के लास्ट में बता दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिगिनर की तरह पढ़ना है, बाइलिंगुअल पढ़ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना है, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। उसके लिए अलग से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिक्स है क्या। PHYSICS, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। सबसे पहले बात करेंगे कि भौतिकी है क्या। तो अगर मैं आपको बड़ी ही आसान भाषा में समझाऊं तो भौतिकी कुछ नहीं, आप जो भी अपने आसपास देखते हैं उसमें से तकरीबन 50 से 60% चीजें भौतिकी हैं, फिजिक्स हैं। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? आप तमाम तरह के जितने भी गैजेट्स देख रहे हैं, यानी कि जितनी भी इंसानों ने उपकरण बनाए हैं, चाहे वो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों, चाहे वो बाहर इस्तेमाल होने वाले उपकरण हों, जैसे गाड़ियां हो गई, घड़ी हो गई, कैमरा हो गए, मोबाइल फोन हो गए, तो ये सारे के सारे यूं कहिए कि फिजिक्स की ही अलग अलग ब्रांचेस की मदद से बनाए जाते हैं और समझे जाते हैं। या फिर अगर आप प्राकृतिक घटनाओं को भी देखते हैं, अगर आप नेचुरल फिनोमिनाज को भी देखते हैं। अब नेचुरल फिनोमिनाज में क्या आता है भाई? जैसे सोलर सिस्टम आता है आपका भाई, जैसे ज्वालामुखी का फटना आता है भाई, जैसे हवाओं का चलना हो गया, भूकंप का आना हो गया। तो ये सारी की सारी वो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो फिजिक्स की मदद से ही हो पाती हैं और समझी भी फिजिक्स की मदद से ही जाती हैं। पेपर में क्या लिखेंगे? तो पेपर में आप यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या फिजिक्स भारत देश का शब्द है? जी नहीं। यूं तो देखिए, भारत देश में ना फिजिक्स के बारे में, भौतिकी के बारे में बहुत पहले लिख दिया गया था। कहां लिख दिया गया? हर एक धर्म के ग्रंथ में। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक धर्म के ग्रंथ में
भौतिकी के बारे में बहुत पहले से वर्णन कर दिया गया, लेकिन चूंकि उनको ऐसे किसी रिसर्च पेपर में पब्लिश नहीं किया गया, तो एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो रिसर्च पेपर्स की मदद से बनते हैं, ना कि वहां पे ग्रंथों से हम डेटा ले सकते। तो फिजिक्स शब्द के लिए क्रेडिट जो चला जाता है वो चला जाता है ग्रीक भाषा को। तो आप कहेंगे कि भौतिकी, जब मैं लिखूंगा तो आप मेरे साथ नोट करना शुरू कर देंगे, भौतिकी ग्रीक भाषा का, भौतिकी ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी कि आप कहेंगे कि फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। एक सवाल आपका यहां से तैयार हो गया कि भाई फिजिक्स कहां का शब्द है, तो आप कहोगे कि फिजिक्स यानी भौतिकी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जब मैं नोट करता रहूं आप भी नोट करते रहिएगा। अच्छा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? ग्रीक में ऐसे भाषा बोली जाती है फिजिक्स? नहीं, वहां पर तो एक अलग ही तरह की भाषा है। तो ग्रीक के किस शब्द को हम फिजिक्स कहते हैं? तो फ्यूसिस को हम फिजिक्स कहते हैं। यानी कि ग्रीक में फिजिक्स को क्या बोलते हैं? फ्यूसिस बोलते हैं। ये याद आप रखेंगे कि फिजिक्स कहां से लिया गया है? ग्रीक के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। अच्छा, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, और हिंदी वाले पढ़ेंगे प्रकृति। ठीक है, तो फ्यूसिस का मतलब क्या है? फ्यूसिस का मतलब है नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति। तो सवाल बनेगा कि ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है फिजिक्स, जिसका मतलब है नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है, तो जरा बताएंगे कि ये आपको क्लियर है? एक बार बताएंगे क्या ये आपको क्लियर है? फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, और एक परिभाषा अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैं लिखूंगा कि भौतिकी प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। भौतिकी प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। यानी कि आप लिखेंगे फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास। ठीक है, कि फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, वो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। ये बात आपसे पूछी जाएगी, इसको फटाफट से नोट करिए। सारा नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसको नोट कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यार थोड़ा एसी कम कर लो, तुमने तो यहीं शिमला की फीलिंग दिलवा दी। क्या चाहते हो भाई, मैं जम जाऊं यहीं? चलो, तो ये हो गया, आपका नोट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कौन सी प्राकृतिक घटनाएं? तो ढेरों प्राकृतिक घटनाएं हैं भाई। आपका सोलर सिस्टम, आप देखो, सबसे खूबसूरत जो मुझे एक प्राकृतिक घटना लगती है वो है आपका सोलर सिस्टम। सबसे खूबसूरत घटना जो मुझे लगती है वो है आपका सोलर सिस्टम। क्या आपको कभी अचंभा नहीं होता कि इतने बड़े बड़े ग्रह कैसे हवा में लटके हुए पड़े हैं? भाई सूर्य कितना बड़ा ग्रह है, पृथ्वी अपने आप में एक बड़ा ग्रह है, ये कैसे हवा में लटके हुए हैं? कैसे ये एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं? शायद हमें इस बात से अचंभित होना चाहिए। तो ऐसी ही तमाम घटनाएं जिनका हम अध्ययन फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हेडिंग डालेंगे आप भौतिक राशियां। हेडिंग डालेंगे आप भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां।
और देखते हैं एक बार कि क्या होती हैं भौतिक राशियां। तो जैसे मानो कि हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा पूरा सौर मंडल है, और ये सौर मंडल में सूर्य बीच में बैठा हुआ है सभी का राजा बनके, और सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। मान लो ये पृथ्वी है जो कि यहां से यहां तक जा रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो आप में से किसी की चाहत क्या है, वो मुझसे ये पूछता है कि भैया ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर मैं उस बच्चे को चाल यानी कि स्पीड और समय बता दूं, यानी कि टाइम बता दूं, तो बताइए क्या वो दूरी की गणना नहीं कर लेगा? यस और नो बताइए कि अगर मैं उस बच्चे को दो चीजें बता दूं, चाल और समय, तो क्या वो यहां से यहां तक की दूरी की कैलकुलेशन कर लेगा या नहीं कर लेगा? यस या नो बताइए। बहुत सारे आपके सवाल हैं, मैं मानता हूं कि इस क्लास के अंत तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्लियर ही हो जाएंगे, मेरे बगैर बताए क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा तसल्ली पूर्वक चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ये डाउट जो आप पूछ रहे हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही किसकी मदद से निकाल लेंगे भाई? चाल बराबर दूरी बटे समय की मदद से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे ही आपने और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज रटे होंगे, बहुत सारे सूत्रों को आपने पढ़ा होगा। अब देखिए उन सूत्रों में जिनका भी हम नाम लेते हैं, जैसे एक सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय में हम नाम ले रहे हैं चाल का, दूरी का, समय का, ये क्या है? तो यही होती हैं राशियां। यही क्या होती हैं? दूरी क्या है, चाल क्या है, समय क्या है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी राशियां होती हैं, यानी कि क्वांटिटीज होती हैं। अब एक बात बताओ, तुम भौतिकी के हर एक चैप्टर में, हर एक अध्याय में क्या करते हो? आप केवल राशियों को ही तो पढ़ते हो भाई। मैं कुछ राशियों के नाम लेता हूं, जैसे शायद आपने यही पढ़ी होंगी भौतिकी में, इससे अलग कुछ पढ़ा ही नहीं है। दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, और छोटा जी है, बड़ा जी है, दाब है, ऊष्मा है, तापमान है, आवेश है, विभव है। ये सब क्या है? ये भौतिक राशियां ही तो हैं। इंग्लिश में बात करें तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, इंपल्स है, छोटा जी है, बड़ा जी है, प्रेशर है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, मतलब आपका रेजिस्टेंस है। सारी की सारी क्या है? सिर्फ और सिर्फ राशियां हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज हैं। तो अगर आप इस बात को समझने में सफल हो गए कि भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? सिर्फ और सिर्फ राशियों का अध्ययन है। यानी कि अगर आप, अच्छा तुम कहोगे जी अभी तो कह रहे भौतिक विज्ञान प्रकृति को अध्ययन है, अभी बदल गए। अरे भाई, प्रकृति को समझने के लिए हमें किन की आवश्यकता होती है? राशियों की आवश्यकता होती है। तो इस बात को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान जो कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, और प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए हमें किसकी समझ का होना आवश्यक है? राशियों की समझ का होना आवश्यक है, हमें क्वांटिटीज की अंडरस्टैंडिंग का होना आवश्यक है। तो एक बार सभी बताओ कि हमें समझ में आ गया कि राशियां क्या है। अब ये नहीं समझना है कि चाल क्या है, दूरी क्या है, समय है ना। अभी तो मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि हमें अगर भौतिक विज्ञान को समझना है तो हमें राशियों की समझ का होना बड़ा आवश्यक है। तो आप लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान को समझने के लिए, मैं बहुत आसान सी भाषा में लिख रहा हूं, भौतिक विज्ञान को समझने के लिए, भौतिक विज्ञान को समझने के लिए राशियों को समझना आवश्यक है। राशियों को समझना आवश्यक है, यानी कि टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, मेरे साथ ही नोट करते रहना, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स it is necessary to understand, it is necessary to understand quantities,
अच्छा जी, भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? भाई तुम्हारे सिलेबस में तकरीबन 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर्स में मान लो लगभग 70-80-100 राशियां होंगी। लेकिन क्या चैप्टर 12 या नहीं, चैप्टर तो बहुत सारे हैं और राशियां भी बहुत सारी हैं, तो राशियों की संख्या अनंत है। एक भैया कह रहे हैं बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। देखो मैं क्या मानता हूं कि अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हो भी जाऊं या हाथ से लिखने की बजाय मैं यहां पे पीडीएफ का इस्तेमाल कर लूं, तो हम केवल 4 दिन पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे। हम 4 दिन 4 क्लास बचा लेंगे। लेकिन आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपको चीजें आती हैं, बट आप उनके बारे में भी सोचिए। जो बच्चा इस बैच से इसलिए जुड़ा है वो यही सोचता है कि इस बैच में मैं बिल्कुल बेसिक से सीख जाऊंगा। मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैंने रटी है किताब से, मुझे समझ नहीं आई, मैं फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाता, अब तक मैं छोड़ देता था क्योंकि एक क्वेश्चन आता था। लेकिन इस एग्जाम में तो 4 सवाल आएंगे, तो वो सीरियस होकर पढ़ना चाह रहा है। वो किसान परिवार का बच्चा है जिसने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके बैच लिया है। अगर हम थोड़ा तेज चलेंगे तो भाई बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने तरीके से चल रहा हूं, ये स्पीड जो मुझे कंफर्टेबल लगेगी वो बिल्कुल सही रहेगी आप सभी के हिसाब से। तो आप केवल अपने लिए सोच रहे हैं, मुझे सबके बारे में सोच। ठीक है, चलो, तो मेरे हिसाब से स्पीड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखना है। ठीक है भाई, तो ये हो गई भौतिक राशियां। एक बार हम सब कर दो कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और क्यों हमें भौतिक राशियों को पढ़ना है। अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बार हम सब करो, आराम आराम से चलेंगे यार, चीजों को समझ समझ के। मतलब ऐसा नहीं करना है कि भौतिकी पहले भी तुमने पढ़ी है कभी, बट फिर भी कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह गई होंगी। हमें ऐसा पढ़ना है कि अगर एक बार पढ़ लें तो फिर शायद कभी उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो। बस आप कभी मेरी क्लास में आओ तो ये कहो कि जी मैं तो रिवीजन कर रहा हूं, मुझे तो सारी चीजें पहले से ही आती हैं। ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। अच्छा, अब चलते हैं मात्रक पर, यानी कि यूनिट्स पर, और समझेंगे कि यूनिट क्या होती हैं। तो देखिए जी, मान के चलिए मैं कुछ भौतिक राशियां लिख रहा हूं, कुछ भौतिक राशियों के उदाहरण लिख रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बेसिक जो हमें समझ में आती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी, लंबाई। लंबाई एक राशि है, लेंथ। अब तुम मान लो किसी गांव में गए हो और तुम्हें जाना है मंदिर पे, तो तुम दुकान पे खड़े हुए एक बच्चे से पूछते हो कि भैया यहां से मंदिर कितनी दूर है? तो वो बच्चा कहेगा यार ये भी कोई पूछने की बात है, मंदिर यहां से 200 दूर है। उसने बताया 200 दूर है। अच्छा, वो बच्चा खरीद रहा है दुकान से चीनी, यानी कि कुछ द्रव्यमान खरीद रहा है, कुछ मांस खरीद रहा है। वो दुकानदार से कहता है कि अंकल जी मुझे 5 चीनी दे दो। दुकानदार कहता है यहां से जाने में तुझे कितना समय लगेगा, यहां से जल्दी भगने में, निकलने में तुझे कितना टाइम लगेगा? वो कहेगा मुझे 20 टाइम लगेगा, मुझे 20 समय लगेगा। तो जरा बताओ कि क्या आपको इन तीनों में से कोई सी भी बात समझ में आई? हल्का सा कुछ क्षणों के लिए आपको लगा होगा कि क्या मास्टर की जुबान फिसल रही है, ये क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये इसको पूरा क्यों नहीं लिखता है? आप सभी का मन उतावला हो रहा होगा कि आप जल्दी से यहां क्या लिख दो, मीटर लिख दो। आप जल्दी से यहां मीटर लिख दो, किलोमीटर लिखो। वैसे मंदिर, किसी गांव में घर से मंदिर 200 किलोमीटर दूर तो होगा नहीं, सोचने की बात है। आप चाह रहे होंगे कि भाई यहां जल्दी से लिख दो किलोग्राम, जल्दी से क्या लिख दो, किलोग्राम लिख दो। और यहां जल्दी से लिख दो सेकंड, कि भाई तुझे यहां से अपने घर जाने में कितना समय लगेगा? वो कहेगा दौड़ के जाऊंगा, मात्र 20 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, है ना? तो अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं एक बात तुमसे कहूं तो तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं? मैं ये कहता हूं कि इन राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त का मतलब पूरी तरह से समझने के लिए, ये राशियां हैं, कुछ एग्जाम्पल लिया हमने, इन राशियों को समझने के लिए मुझे 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी, एक तो ये और एक ये। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे जी ये तो इनका संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसे हम परिमाण कहते हैं। ये इनका संख्यात्मक मान है जिसे हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड कहते हैं। अच्छा ये क्या है?
तो आप ये जवाब देना कि भैया ये है मात्रक, ये हैं इन राशियों के मात्रक यानी कि यूनिट्स। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि किसी भी राशि को समझने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ मात्रक की विशेष आवश्यकता होती है, मात्रक के बगैर किसी भी राशि को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। तो क्या आप मेरे साथ हैं? यस या नो? अगर हैं तो मेरी बात को लिख लेना, और नहीं है तो बताओ क्यों नहीं हो। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मात्रक क्या होते हैं कि किसी भी राशि को यानी राशियों को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता होती है। एक बच्चा कह रहा है आप तो सर चुपचाप पढ़ाते जा रहे हैं। भाई साहब चुपचाप कैसे पढ़ा दूंगा भाई साहब, लगातार तो बोल रहा हूं यार हरीश, मैं चुपचाप पढ़ा रहा हूं। भाई अगर चुप हूं तो मेरी आवाज क्या कानों में से निकल रही है? ये कैसी बात कह दी यार आपने, चुपचाप पढ़ा रहे हो? या आप ये चाहते हो कि मैं एक ढोल गले में बांध लूं और जैसे ही एक टॉपिक हो ढम, जैसे ही एक टॉपिक हो ढम, या मैं कोई वायलिन ले लूं, यहां बांसुरी ले लूं कि जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो एक धुन आपको सुना के दिखाऊं? भाई चुपचाप से क्या मतलब है? आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए वो भी कर लूंगा। तो नोट करो कि राशियों को समझने के लिए या व्यक्त करने के लिए लिखो, अच्छा लगेगा। राशियों को व्यक्त करने के लिए, राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। मात्रकों की आवश्यकता होती है। राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है, यानी कि यूनिट्स आर नेसेसरी, यूनिट्स आर नेसेसरी टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। चलिए जी, इतना भी मुझे अच्छे से समझ में आ गया। अब भाई मात्रक कितने होते हैं? तो देखो जितनी राशियां होती हैं, हाँ यार उनकी बात थोड़ी अजीब थी, जितनी राशियां होती हैं भाई कम से कम उतने तो मात्रक होंगे, और किसी किसी राशि के एक से ज्यादा भी मात्रक होते हैं। हर एक राशि के साथ एक मात्रक तो कम से कम रहेगा, लेकिन एक राशि के ज्यादा मात्रक भी हो सकते हैं। भाई आजकल तो खूब चल रहा है ऐसा, राशि के ज्यादा मात्रक हो सकते हैं। तो जितनी राशियां हैं उतने तो मात्रक हैं, जबकि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कितनी राशियां हैं भैया? अनंत राशियां हैं, तो मात्रक भी अनंत ही होंगे, यानी कि इनफाइनाइट होंगे, है ना। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये नोट हो गया हो तो थम्स अप करो, फिर हम आगे चलेंगे। बड़ी स्लो पढ़ाते हो, ठीक है यार, थोड़ा तेज पढ़ा लेते। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। चलो चलो, क्योंकि मैंने वैसे तो समझा दिया भाई, इस पे तो मैं आपको और फास्ट नहीं पढ़ा सकता। हो सकता है आप मेरे चलने पे स्लो कह रहे हो, ठीक है, मैं अब थोड़ा तेज तेज पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई चलो, बहुत तेज तेज पढ़ेंगे, वैसे घूम घूम के तेज तेज। है यार क्या बात करते हो, स्लो स्लो। कहाँ जाना है भाई? कहीं आग वाग लगी है क्या जिसे बुझाने जाना है? अब चलो, अब देखो एक समस्या आती है हमारे पास। क्या समस्या ये आती है कि अगर मैं इन्हीं राशियों को उठाऊं, कुछ मूल राशियों को उठाऊं, जैसे मैं इन 3 राशियों को ही उठाऊं, लंबाई यानी कि लेंथ, और दूसरा मैं उठाऊं द्रव्यमान यानी कि मास, और तीसरा मैं उठाऊं समय यानी कि टाइम। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि अलग अलग देशों में इन्हें कैसे मापा जाता है। तो हेडिंग डालेंगे आप, मात्रकों की पद्धति। हेडिंग डालेंगे मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो अगर हम भारत की बात करें या पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें, तो लंबाई को हम ज्यादातर मापते हैं मीटर में। ऐसे तो लंबाई को किलोमीटर में भी मापा जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लंबाई मीटर में मापते हैं। आप कपड़े की दुकान पे चले जाओ, कपड़ा मीटर में मापा जाएगा। आप पाइप खरीदने चले जाओ, उसको मीटर में मापा जाएगा। तो ज्यादातर चीजों में हम लंबाई का मात्रक मीटर रखते हैं, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? ज्यादातर देशों में हो गया मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, और समय का मात्रक सेकंड हो गया।
ठीक है, समय का मात्रक हो गया सेकंड। ऐसा 80% देशों में होता है। तो हमने इसको बोला कि ये एक पद्धति है, एक सिस्टम है कि भाई जहां लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, तो इसको हम एक सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम क्या है, हर एक इंग्लिश के यूनिट का पहला पहला शब्द उठाओ, MKS। तो हमने इस सिस्टम का नाम दे दिया कि भाई ये नाम है MKS सिस्टम, यानी कि MKS पद्धति। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मात्रकों की पहली पद्धति, जिसका नाम है MKS पद्धति। ठीक है, तो ये हो गई जी मात्रकों की MKS पद्धति। आसान सी बात है। अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा कि बताइए MKS पद्धति में द्रव्यमान का क्या मात्रक है, जरा बताओ आप। सवाल आ गया मेरा, MKS पद्धति में द्रव्यमान का क्या मात्रक है। हरीश थोड़ा सा पानी पिला दो भाई। सवाल आएगा MKS पद्धति में द्रव्यमान का क्या मात्रक है, बताइए। MKS पद्धति में द्रव्यमान का क्या मात्रक है, तो बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है कि MKS पद्धति में भाई द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। आसान है, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अच्छा, जो क्रिकेट देखते हो मुझे एक बात बताइए, क्या कभी तुमने सुना है कि बॉल के द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता हो? क्या कभी तुमने अगर विदेशों में द्रव्यमान की बात सुनी हो तो उसे किलोग्राम में नहीं, उसे LBS में मापा जाता है। या बॉल के वजन को आप नापते हो पाउंड में, आपने वजन को पाउंड में नापते देखा होगा। तो जैसे हमारे देश में तो प्रचलन है इन पद्धतियों का, लेकिन कुछ देशों में ऐसा नहीं होता है। कुछ देशों में आप लंबाई को मापना पसंद करते हो फिट में, यानी कि फुट कह सकते हैं आप, फुट में नापना पसंद करते हो। और वैसे ही आप द्रव्यमान को मापना पसंद करते हो पाउंड में। उनके यहां जो यूनिट चलती है उसको बोलेंगे हम पाउंड। और समय को तो हम सेकंड में ही मापना पसंद करेंगे, कि समय को तो सेकंड में ही मापे देते हैं। अब देखो, आपको ये बात बड़ी सुनने में नॉर्मल सी लग रही होगी कि यार लंबाई को मीटर में ही नाप लेते। आओ मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान के चलो मैंने आपको इतनी सी चीनी दी और मैंने कहा ये 1 किलो चीनी है, तो तुम क्या कहोगे, ये पकड़ोगे, अरे 1 किलो तो ना लग रही यार। लेकिन मैं तुम्हें इतनी सी चीनी दूं और बगैर तोले तुमसे पूछूं ये कितनी चीनी है, क्या तुम अंदाजे से बता सकते हो? यार बिल्कुल नहीं। भाई क्यों नहीं? क्योंकि 1 किलोग्राम को हम बचपन से देखते हैं, 1 किलोग्राम चीनी को हमें अंदाजा है कितनी चीनी 1 किलोग्राम है। तो भाई उन देशवासियों के लिए किलोग्राम ऐसे ही अनजान है जैसे आपके लिए पाउंड बिल्कुल अनजान है। तो ऐसा नहीं है कि इसको इसमें कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं, उनकी भावनाओं पे जाइए। अच्छा, तीसरा आप देखिएगा, कुछ देश ऐसे भी हैं कि जो लंबाई को सेंटीमीटर में मापना पसंद करते हैं, जो लंबाई को सेंटीमीटर में मापना पसंद करते हैं। अच्छा हाँ, जो लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसका नाम है, एक एक लेटर उठा लो, अब तो आप समझदार हो। इस सिस्टम का नाम हो जाएगा FPS सिस्टम, यानी कि FPS पद्धति। भाई देखिए, बहुत सारे दोस्तों को ना ये चीज आती होंगी, ये बेसिक चीज है, लेकिन आप इतना भी समझ पा रहे होंगे कि आप फिर भी इसमें कुछ नया तो सीख रहे होंगे। जैसे आप शायद सीधा रटने बैठ जाते हैं कि राशियां ये होती हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं होती है कि मतलब राशियों का इस्तेमाल क्या है। आपने अवश्य ही इस बात को पढ़ा होगा कि ये मात्रक सबने पढ़े होंगे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सीखा होगा कि आखिर मात्रकों का ये इस्तेमाल होता है, कि इतनी इंपॉर्टेंस है मात्रकों की कि राशियों की समझ इनके बगैर बन ही नहीं पाएगी। तो चीजें हम, ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज छोड़ दूं जो आपने पहले पढ़ रखी है, चीजें हम सारी पढ़ते चलेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा जो चीज आपने 10 बार भी पढ़ ली है उसमें से भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखते ही चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर। और वो लोग जो लंबाई को सेंटीमीटर में मापना पसंद करते हैं, वो लोग द्रव्यमान को ग्राम में मापना पसंद करते हैं, और समय को तो वो लोग सेकंड में ही मापते हैं। तो इस सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा? अब तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे कि भैया इस सिस्टम का नाम हो जाएगा CGS सिस्टम। तो ये हो गया आपका
सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो ये बड़े आसान सवाल यहां से बनेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल। ठीक है, अच्छा एक तो बेसिक सवाल बनता है बड़ा, जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, एमकेएस पद्धति सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है। बड़ा आसान सवाल। एक सवाल देखो थोड़ा सा घूम के बनेगा, वो क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि एमकेएस पद्धति का अन्य नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो इन सब के अन्य अन्य नाम भी होते हैं, वो क्या नाम होते हैं, देखिए एमकेएस पद्धति का जो अन्य नाम है वो याद रखेंगे, एम से एमकेएस और एम से ही मीट्रिक। तो इस पद्धति को आप मीट्रिक पद्धति भी कहते हो, यानी कि इसे आप मीट्रिक सिस्टम भी कहते हो। कौन सा सिस्टम है ये, मीट्रिक सिस्टम भी आप इसे कहते हो। वहीं अगर हम देखें एफपीएस पद्धति का अन्य नाम क्या है, तो देखो आपको दो देशों के नाम याद रखने, एक फ्रांस एक ब्रिटेन। तो एफ से एफपीएस, एफ से फ्रांस, तो इसका आंसर फ्रांस मत करना, इसका आंसर करना ब्रिटेन या ब्रिटिश। तो इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश कंट्रीज में यही पद्धति फॉलो होती है, यही सिस्टम आपका फॉलो होता है। और ब्रिटेन के अलावा दूसरा जो देश है फ्रांस, वो आप इसको दे देना, इसको हम फ्रांसियन सिस्टम यानी कि फ्रांस की पद्धति भी कहते हैं, फ्रांस पद्धति भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लो, आपको याद रहेगा कि ये इनके अन्य अन्य नाम है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसके इस पद्धति के और दो स्पेशल नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं, बड़े ध्यान से लिखिए, थोड़ी सी जगह अगर वहां हो तो। फ्रांस के अलावा इसका एक और नाम है जिसका नाम है डेसिमल। तो इस पद्धति को डेसिमल या गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। अगर जगह हो तो लिख लो, नहीं तो नोट डाल के नीचे लिख लो इसके कि इसी पद्धति को हम डेसिमल या गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। तो बस कितना सा याद रखना है कि इन पद्धतियों के अन्य अन्य नाम क्या हैं। सवाल आएगा एफपीएस पद्धति को किस और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन होगा मीट्रिक पद्धति, बी ऑप्शन होगा ब्रिटिश पद्धति, सी ऑप्शन होगा फ्रांस पद्धति, डी ऑप्शन होगा डेसिमल पद्धति। तो आप कह देंगे कि एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो जरा बताएंगे कि हाँ मुझे ये मात्रकों की प्रणाली अच्छे से समझ में आ गई, इसमें मुझे कहीं कोई भी समस्या नहीं है। एक बार हम सब कर देंगे प्लीज। एक बार कमेंट दिखाना, सर क्या जरूरी है क्या कि यही मात्रक लेते हैं या दूसरे भी मात्रक ले सकते हैं लंबाई द्रव्यमान समय के। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अब देखो भैया आपको किलोग्राम को पाउंड में बदलना है, आप फोन उठाओ पाउंड में बदल लो 1 सेकंड में, लेकिन तुम बार बार बदलो क्यों। मैं तो पूछता हूँ आप कंफर्टेबल किस में हो बताओ, किलोग्राम या पाउंड में। आप कहोगे जी मैं तो किलोग्राम में कंफर्टेबल हूं। तो ये वो पद्धतियां हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बड़ा ही आसान है। अब सुनो, यहां एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? समस्या ये है कि मान के चलिए 3 देशों की एक मीटिंग हो रही है और बात चल रही है किसी चीज के द्रव्यमान को लेके, मास को लेके। जैसे मान लो एक मिसाइल भेजनी है, तो उस मिसाइल के द्रव्यमान को लेके बात चल रही है और उसे 3 देश मिलके उड़ाएंगे, जिसमें भारत है, फ्रांस है और ब्रिटिश कंट्रीज हैं। तो भैया फ्रांस के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और अपने इंडिया के मोदी जी बैठे हैं। तो बात शुरू हुई, मोदी जी ने अपना मुद्दा रखा, भाइयों बहनों इस मिसाइल का द्रव्यमान कम से कम 20 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर, द मास ऑफ दिस मिसाइल इज 20 kg। अब भाई जैसे तुम्हें बिल्कुल भी पाउंड पल्ले नहीं पड़ रहा था, वैसे ही जिनके देश में पाउंड चलता है या जिनके देश में पाउंड के अलावा आपका ग्राम चलता है, उनको भैया किलोग्राम समझ नहीं आएगा। तो मान लो यहाँ के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ब्रिटेन के
कि हे मोदी जी, व्हाट्स आर यू टॉकिंग अबाउट, हाउ आर यू टॉकिंग इन द किलोग्राम, प्लीज टॉक इन द पाउंड, कि भैया पाउंड में बात करो। ये और उछल जाएंगे कि व्हाट्स आर यू बोथ आर टॉकिंग अबाउट, यू प्लीज टेल मी इन द ग्राम, क्या आप मुझे भैया ग्राम में बताओ। अब यहां तो यार मार छिड़ जाएगी, लड़ाई छिड़ जाएगी। आप जैसा कोई बुद्धिमान कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कहाँ के हो, तुम कहोगे जी यूपी का हूं, बुलडोजर का डर नहीं है क्या। अब भैया वो अपना एक अलग ही कर रहे हैं, तुम कहोगे सुनो महाराज सुनो, ये बुलडोजर अपने पास रखो, थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। अब मोदी जी कहेंगे क्या समाधान है, तो तुम कहना कि देखो तुम दिक्कत क्या कर रहे हो, जैसे भाषाएं होती हैं, हर एक व्यक्ति अपने देश की भाषा बोल रहा है, जैसे हमने एक भाषा बना ली जो सबको समझ में आ जाए, कॉमन भाषा जिसका नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश सभी को समझ में आती है। भाई जापान में जाओगे आप जैपनीज थोड़ी सीखोगे, आप इंग्लिश में बात करो। तो इन्होंने कहा कि तुम एक ऐसा सिस्टम बना लो जो पूरे संसार में फॉलो हो। जब तुम अपने देश में रहोगे तो अपने देश के सिस्टम की बात करो, लेकिन जब तुम देश से बाहर आ जाओ तो भाई तुम बात करो उसी पद्धति की जो सबको समझ में आएगी। तो 3 पद्धतियां होने के बावजूद भी हमें एक चौथी पद्धति की आवश्यकता पड़ी, जिसका नाम था एसआई सिस्टम, जिसका नाम है एसआई एसआई बोलेंगे बस इसको। एसआई की फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये आप फॉलो करो। अब हमें इसमें क्या करना है, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम एक ऐसे मात्रकों को ना डिवाइड कर लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम्स को बना लेते हैं। अब सुनो, यहां पे एक सवाल उठता है कि यह पद्धति कब आई। मापतोल के महासम्मेलन में इस पद्धति को बनाया गया, लेकिन किस वर्ष में बनाया गया, 1960 में, 1971 में। एक बात समझो, जैसे मान लो अभी 1960वां साल चल रहा है और ये आज ही की बात है कि मोदी जी ने एक बात कही है और उस भैया ने उसका समाधान बता दिया, ठीक है। तो आज ऐसा कहा गया है कि हम एक ऐसी पद्धति बनाएं, क्या इसी साल में ये पद्धति बन जाएगी? भाई सोचो, जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हो तो सारे देशों को बुलाना पड़ेगा, आपको महासम्मेलन होगा, बैठकें होंगी, हर एक देश के वैज्ञानिकों के विचार लेने पड़ेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आज की आज में ही काम हो जाएगा, नहीं, ये काम होने में लग गए 11 साल। तो इससे 2 सवाल बनते हैं, सुनो। एक सवाल तो बनेगा सन 1960 से, तो 1960 ईस्वी में इस पद्धति की परिकल्पना आई, यानी कि सवाल आए कि इस पद्धति का कॉन्सेप्ट कब आया, तो 1960। बनने में लग गए 11 साल, 1971 में बनकर यह तैयार हुई और फिर इसे लागू किया गया, यानी कि अप्लाई किया गया इसे 1971 में, ठीक है। तो अब तो कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 1960 सही है या 1971 सही है। इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जबकि बात यह है, अच्छा असल में किसी बुक में भी क्लियर नहीं लिखा होता है, किसी बुक में 1960 दे देते हैं, किसी में 1971 दे देते हैं, लेकिन यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब सुनो, एक क्वेश्चन आएगा, मान लो पेपर में एक क्वेश्चन आ गया कि एसआई सिस्टम की परिकल्पना किस वर्ष में आई, यानी कि एसआई सिस्टम का कॉन्सेप्ट किस वर्ष में आया। मान लो ऑप्शन है 1971, 1975, 1990 और सन 2000। अब बताओ भैया आप कौन सा आंसर लगाओगे। अब या तो तुम ये कहो कि भैया परिकल्पना तो 1960 में आई, हमें तो कोई भी ऑप्शन ना है। तो हालांकि इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि जिसमें कोई भी ऑप्शन ठीक ना हो, कंपटीशन में आता है, ऐसा हर विषय में है, तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें एक ऑप्शन इनमें चुनना ही हो तो तुम किस ऑप्शन को चुन के आओगे, ये मुझे बता दो बस। 1960 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तुम 1960 कहां से कह रहे हो, बताओ। तुम 1960 कह ही क्यों रहे हो जब वो ऑप्शन में ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या तुम
कॉपी पे लिखाओगे, उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखाओगे, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बताओ। या एक ऑप्शन तो तुम चुन के आओगे, तो क्या ऑप्शन चुनोगे तुम? मैं कह रहा हूं तुम्हें एक ऑप्शन चुनना ही चुनना है। अब बताओ किस ऑप्शन को चुनोगे तुम? किस ऑप्शन को चुनोगे? तो आप कहेंगे जी हम 1971 को चुनेंगे। बस यही कारण होता है कि परिकल्पना में एक्चुअल तो डेटा ये है, लेकिन ये भी आपको आंसर लगाना पड़ जाएगा। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? अगर दोनों एक साथ हैं तो फिर शब्द को पढ़ना कि परिकल्पना है या लागू है, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक ठीक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर करना है। अब हमें इसमें करना क्या है, हम पढ़ेंगे क्या इसमें? हमें काम करना है कि जितनी भी मात्रक हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, उनकी कैटेगरी बनानी है, उनका विभाजन करना है। तो यूं मानो आपको एक गांव बसाना है और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सब झोला टांग टांग अपना खड़े हुए हैं। तो तुमने कहा अच्छा किसी भी चीज को ना बांटने का हमेशा एक आधार होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? जब भी आप किसी चीज को बांटेंगे तो एक आधार से बांटेंगे। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हो सकता है कोई बांट दे कि लड़के एक तरफ हो जाओ, लड़की एक तरफ, तो 2 ग्रुप बन जाएंगे। उन्हीं बच्चों को कोई 4 ग्रुप में भी बांट सकता है। कैसे? वो कहेगा कि तुम्हारे कल जो टेस्ट हुआ था मैथ में, उसमें 0 से 50 वाले एक ग्रुप में आ जाओ, 50 से 70 वाले एक ग्रुप में, 70 से 90 वाले एक ग्रुप में, 90 से 100 वाले एक ग्रुप में। तो उसी को वो 4 आधार में 4 तरीके से बांट सकता है, अगर आधार दूसरा रख ले तो हमें आधार चुनना होता है। अब मैंने इसमें आधार चुना, आपने आधार चुना। आप उन लोगों से कह रहे हो कि भाई जिनके पास अपना सब कुछ सामान है ना, यानी कि जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो किसी पड़ोसी से कुछ भी मांग के नहीं लेके आएंगे, जिनके पास अपना सारा सामान है, वो एक तरफ आ जाओ। तो हमने ऐसे मात्रकों को एक तरफ बुलाया कि जो खुद में स्वतंत्र हैं, जिनको लिखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हमने इसको बांटा, इसका विभाजन देख लो, इसका विभाजन देख लो, इसका डिवीजन देख लो। तो डिवीजन में जो पहला प्रकार बनेगा उसको हमने बोला, या ए बोल देते हैं इसको, इसके डिवीजन में जो पहला प्रकार बना, हमने उसको नाम दिया मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स में मैंने उन यूनिट्स को रखूंगा कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहूंगा कि वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि द यूनिट्स which not need to another units to represent them, कि भैया हमें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग निकल के आए, ऐसे मात्रक निकल के आए, भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप शायद रिदम में ढल गए हैं और सभी का एकदम शानदार आंसर आया है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 7। कि भाई ऐसे कितने लोग निकल के आए, तो इनकी संख्या होती है 7। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि ये 7 मूल मात्रक कौन कौन है। तो अच्छा ये बताओ, अब आपको ये तो समझ में आने लग गया, राशि मात्रक, क्वांटिटी और यूनिट का आपस में एक संबंध है। तो हर एक राशि का एक मात्रक ही होगा। भाई मात्रक किसके साथ चलेंगे? राशियों के साथ। तो राशियां भी कितनी होंगी? 7 ही होंगी, मूल राशियां, और मूल मात्रक भी 7। तो जो मूल राशियां हैं, जो मूल क्वांटिटीज हैं, वो 7 हैं और उनके मात्रक भी 7 हैं। राशियां क्या क्या हैं? राशियां हैं आपकी लंबाई यानी कि लेंथ, उसके बाद मास, हल्का सा स्पीड बना रहा हूं तो थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ आएगी, बट समझ में आपको आ जाएगी। टाइम,
यानी कि समय, चौथा है तापमान यानी कि टेम्परेचर, पांचवा है आपका पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगला है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और सातवां है आपका, कौन रह गया भाई, तापमान हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, विद्युत धारा हो गया, सातवां होता है आपका ज्योति तीव्रता। मेरे साथ नोट करते रहना है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दो सभी कि हाथ से लिख के पढ़ाने में कंफर्टेबल है ना आप? मुझे तो लग रहा है कि शायद हाथ से लिख के पढ़ाने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हालांकि मेरी मेहनत ज़्यादा होती है इसमें, इंग्लिश लिखो फिर हिंदी लिखो, लेकिन मैं हमेशा आपके कंफर्टनेस के लिए ही हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ। तो एक बार बता देंगे कि हाथ से लिख के पढ़ाने में शायद ज़्यादा कंफर्टेबल है आप। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि ये राशियां क्या होती हैं, हमें तो बस ये समझना है कि भाई ये सात वो हैं कि जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, बस। अभी मुझे ये नहीं पढ़ना कि भाई साहब इनके घर के अंदर कितने मेंबर हैं, बस मुझे ऊपर ऊपर से ये देखना है कि ये वो घर है जिसमें वो लोग रहते हैं जिनके पास अपना सब कुछ सामान है, वो किसी और से मांगने नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनके मात्रक क्या होंगे? तो इनके जो मात्रक हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं वही 7 यूनिट। तो लंबाई की जो ऐसा यूनिट है, अब सुनो ध्यान से सुनना, लंबाई की यूनिट फुट भी है, लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर भी है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? तो लंबाई की ऐसा यूनिट है मीटर। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। मास की क्या है भाई? किलोग्राम है, किलोग्राम। एम के एस यूनिट ही तीनों आपकी ऐसा यूनिट हैं। समय की क्या है? समय की ऐसा यूनिट सेकंड है। जब सारे देश के लोग बैठेंगे तो इन यूनिट्स में बात करेंगे। तापमान की क्या है? अब देखो, जैसे इंडिया में तापमान को सबसे ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है, तुम डॉक्टर के यहां जाओगे तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ये कंफ्यूजन होते हैं, केल्विन, ठीक है। अच्छा, पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है आपकी मोल, MOL, मोल, ठीक। विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। और ज्योति तीव्रता की यूनिट हो गई कैंडेला, ज्योति तीव्रता की यूनिट हो गई कैंडेला, ठीक है। इतना उम्मीद है आपको क्लियर होगा। तो जरा बताइए कि हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि ये मात्रक हैं, ये राशियां हैं जिनको दिखाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये नहीं समझना है कि एम्पियर क्या होता है, एम्पियर के लिए पूरा चैप्टर है। मुझे नहीं समझना है कि केल्विन क्या होता है, केल्विन के लिए पूरा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इनको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इनके सिंबल यूज कर लेते हैं, प्रतीक यूज कर लेते हैं। भाई इस बात पे बड़ा ध्यान देना, आप इसके लिए कंफ्यूज भी होते हो, क्यों होते हो वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो इनके लिए हम इनके सिंबल यूज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। इतना बड़ा बड़ा हम हर जगह नहीं लिखेंगे। जैसे आप अपना नाम, आपका नाम राजकुमार है तो आप अपना नाम राज लिख लेते हो, आपका नाम हरि प्रसाद है तो हरि लिख लेते हो, लड़कियों का नाम जैसे रामकली है तो वो कली लिख लेंगे बस। तो शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं क्या? मीटर के लिए हम छोटा m लिख लेते हैं, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए s, केल्विन के लिए k, मोल के लिए हम शॉर्ट में MOL लिख देते हैं, एम्पियर के लिए A और कैंडेला के लिए हम शॉर्ट में CD लिख देते हैं, बस। तो ये राशियां हो गई वो 7 राशियां कि भाई जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, नोट कर लीजिए एक बार, फिर फटाफट से आगे बढ़ेंगे। NTPC के लिए बिल्कुल नहीं ले सकते भाई, बता दिया तुम्हें यार। ऊपर करना एक बार। सुशील कहते हैं ICG के सेकंड पेपर में फिजिक्स में सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे। यार फिजिक्स को तो उसमें सेपरेट सेक्शन थोड़ी ना आया था, उसमें तो GS टाइप का सेक्शन आया था, है ना, GS टाइप का सेक्शन आया था। फर्स्ट पेपर में जरूर आया होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के में न्यूमेरिकल, तो अब की बार न्यूमेरिकल्स पे हम फुल फोकस करेंगे, ठीक है।
चलो ये भी हो गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गए जी मूल मात्रक जिनकी संख्या 7 है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। अब गांव में 7 लोग ऐसे हो गए जिनके पास अपना सारा सामान है। अब हमने फिर बाकी लोगों से कह दिया एक काम करो, तुम इनसे ही मांग मांग के अपना काम चला लेना, क्योंकि इन 7 के अलावा किसी के पास अपना सारा सामान नहीं है। तो ऐसे ही हम बाकी मात्रकों को इन्हीं मात्रकों से बनाएंगे, यानी कि हम उनको इनकी मदद से उत्पन्न करेंगे। तो इनका नाम हो गया व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, तो इनका नाम हो गया ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं, यानी कि which derived with the help of fundamental units। ठीक है, अच्छा अब इसमें कौन हो सकते हैं भाई? मैंने कहा मात्रकों की संख्या कितनी है? अनंत है। अनंत में से 7 तो चले गए मूल पे, फंडामेंटल पे, बाकी कितने बचे? क्या अनंत -7 कहूं? अच्छा नहीं लगेगा, अनंत की बेइज्जती हो जाएगी। भाई समुद्र में अनंत पानी है, उसमें से तुम एक गिलास निकाल के बाहर भी कर दोगे, तुम ये कहोगे अब यहां समुद्र -1 गिलास पानी है। अरे नहीं, वो अभी भी उतना ही है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। याद रखना, इनकी संख्या कितनी होती है? वो होती है अनंत। इनका नंबर कितना होता है? तो आप कहोगे जी इन नंबर दे आर इनफाइनाइट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल उसी का ले लो जो आपको पता है अच्छे से। हालांकि सारी चीजें हम समझेंगे, लेकिन अभी वो ले लो जो आपको पता है। जैसे एक राशि है चाल, यानी कि स्पीड। अब भाई स्पीड मूल राशि तो है नहीं, ये किसकी मदद से बनेगी? व्युत्पन्न राशियों की मदद से बनेगी। और व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? वो मूल राशियां क्या हैं? दूरी और समय। भैया दूरी कहां थी मूल में? डिस्टेंस कहां थी फंडामेंटल में? लंबाई के अंदर ही डिस्टेंस आती है। तो स्पीड जो कि मिलके बनाई जा रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, कौन कौन सी फंडामेंटल से? लेंथ से और टाइम से। तो इसका मात्रक भी इनकी मदद से ही मिलके बनेगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। एसआई मात्रक, यही तो पढ़ा हमने, मीटर। और समय का, अच्छा एक कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है ना। और समय का मात्रक एसआई सेकंड था। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। और इसको पढ़ने का तरीका होगा मीटर प्रति सेकंड। पढ़ने का तरीका है मीटर प्रति सेकंड, इंग्लिश में मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर शॉर्ट में लिखोगे तो शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? मीटर की जगह एम और सेकंड की जगह एस। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये किसकी मदद से बना है? ये बना है मूल मात्रकों की मदद से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से। इनकी संख्या भी कितनी होगी? अनंत। क्या हम ऐसे करें जैसे हम आज तक करते आए हैं कि एक किताब से पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें लिखे हुए हैं 100 मात्रक, हमने रटना शुरू कर दिया। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होता है, आवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्या रटें? आप हमेशा भूल जाओगे। या ये तरीका सबसे बेस्ट है कि अगर हम किसी चीज का सूत्र जानते हैं तो मात्रक निकालना हम सीख लेंगे। देखो, तो आपका जितना ज्यादा जोर होगा सीखने पे, उतना ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। इसलिए चीजों को सीखो। तो हम क्या करेंगे, पूरी फिजिक्स में हर एक सूत्र को अच्छे से समझते चलेंगे और फॉर्मूला के बाद हम उसकी यूनिट को निकालना सीखेंगे। तो मात्रक जो कि आपको कभी याद नहीं होते थे, और मैं देख रहा हूं मात्रकों से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में एक सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो हम मात्रकों को समझते हुए चलेंगे, हम इनको बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, हम इनको अच्छे से समझते चलेंगे। तो ये हो गए आपके ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक।
इनको हम पूरी फिजिक्स में पढ़ते चलेंगे। पूरी फिजिक्स में क्या पढ़नी है? राशिज, क्वांटिटीज पढ़नी है, और हर एक क्वांटिटी के साथ हम उसका मात्रक समझते हुए चलेंगे। ठीक है, रटना कुछ भी हमें है ही नहीं। अब तो आज का सेशन आपका यहीं तक रखते हैं, समय हो चला है। बाकी इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, इसमें छोटा सा और बचा हुआ है। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवीजन कराएंगे। आज जो भी हमने पढ़ा है जल्दी से उसका रिवीजन कराएंगे। तो हमने शुरुआत की कहां से कि फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति। हमने पाया, यस या नो बोलना, हमने पाया कि पूरी भौतिक विज्ञान प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। फिजिक्स को समझने के लिए राशियां समझनी पड़ेंगी, क्वांटिटीज समझनी पड़ेंगी, और क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें यूनिट्स की समझ का होना बहुत जरूरी है, मात्रकों की समझ का होना बहुत जरूरी है। मात्रकों की 4 पद्धतियां देखी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई सिस्टम। 1960 में बात बननी शुरू हुई, 1971 में जाके बात बनी, इसलिए 2 ईयर इससे ज्यादा फेमस है। एसआई सिस्टम को फिर से हमने अभी 2 कैटेगरीज में बांटा है। एक कैटेगरी कल और पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी वो जिनके पास अपना सब कुछ है, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो स्वतंत्र हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इनकी संख्या 7 है, इनको याद भी कर लेना। बाकी व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट्स या ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहिए, ये सब बनाई जाती हैं किसकी मदद से? फंडामेंटल यानी कि मूल की मदद से। ठीक है, तो आज तक के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, कल फिर से आगे शुरू करेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद। मैं देख रहा था इस बैच में बड़ी मेहनत के साथ आप सभी ने चीज़ों को सीखा, समझा, और अच्छे से आप सब आंसर भी कर रहे थे। ऐसे ही आगे तक अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। हम अपने पढ़ने का यही तरीका रखेंगे। आप सभी ने देख लिया होगा, एक क्वेश्चन आ रहा था कि बाइलिंगुअल, तो शायद एक भी टर्म मेरी ऐसी ना होगी कि जो बाइलिंगुअल ना हो। देखिए, बोलना तो हिंदी में ही ठीक है मेरे हिसाब से। अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बात करूंगा तो बच्चों का नुकसान होगा, लेकिन मेरा वादा है कि हम हर एक टर्मिनोलॉजी को बाइलिंगुअल ही लेके चलेंगे, इसी तरीके से लेके चलेंगे। और मैं शुरू में नहीं बोलना चाहता था, शायद अब आप मेरी बात पे यकीन भी कर लो कि क्लास में ही आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। बस इतना सा काम और आप कर लेना। आपने अच्छे से 6 के 6 क्लासेस को लिया होगा और बढ़िया तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे। बस मेरे कहने से एक काम करते रहना कि उनका रिवीजन जरूर कर लेना सोने से पहले। आप दिन भर में फ़ोन से 8 क्लास लेते हो, 10 क्लास लेते हो। जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तैयारी के में, तो हम 8-10 घंटे की क्लासों को लेने को ही ये बोल देते हैं कि हमने 8-10 घंटे पढ़ाई कर ली, जबकि होता ये है कि वो 3-4 दिन में भूल जाते हैं हम। और याद करिए, जब आप 14वें चैप्टर पे होते हैं तो पहले दूसरे चैप्टर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं रहता है। ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ? मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो महसूस किया, जिन बातों से मैंने अपना समय व्यर्थ किया और जिन बातों में सुधार करके मैंने भी एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लिया, उन बातों को मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही आगे तक आपको चीज़ें बताता रहूँगा। तो आज के लिए पॉइंट है आपके लिए रिवीजन आप अवश्य करिए। जो भी आपने दिन में पढ़ा है 8 घंटे, उसको जब आप 1 घंटे पढ़ लें तो आप कहना कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। जब आप रिवीजन करते हैं तो दिमाग में चीज़ें फिक्स रहने लगती हैं। देखो, दिमाग की टेंडेंसी है भूलना। दिन भर में आप फालतू की कितनी चीज़ें देखते हैं, बस में बैठे दुकानों के नाम पढ़ते चले जा रहे हैं। अगर दिमाग उनको नहीं भूलेगा तो फट जाएगा भाई। दिमाग को रात को सोते समय सब भूलना होता है। अब दिमाग देखता है कि इसने एक चीज़ को कितनी बार पढ़ा है। एक चीज़ को एक बार पढ़ा है तो वो सोचेगा इसके काम की नहीं है। एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार पढ़ा है तो दिमाग को लगेगा यार बार बार रिकॉल कर रहा है तो इसके काम की है। बस यही छोटा सा लॉजिक होता है साइंटिफिक, कि रिवीजन करने से हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के समय आपको ये डर ना लगे कि यार मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, अगर आप ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये डे 1 से ही मान लेना, मेरी एक छोटी सी बात है, बस रिवीजन आधा घंटे में रिवीजन हो जाएगा। करना क्या है, बस क्वेश्चन उठाने हैं और जो आपने पढ़ा है बगैर पेन वेन चलाए बस उसको एक नज़र से देख लेना है, सरसरी नज़र से, बस इतना काफ़ी है। आधा 1 घंटे का काम है, करना हर दिन है। मैं आपसे वादा करता हूं ये डर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और भी ऐसे टिप्स मैं आपको साथ के साथ में देता चलूंगा। एक बार क्लास के लास्ट में अवश्य बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।